नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है छंद। छंद एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कठिन टॉपिक है, तो इसी कठिनता को दूर करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से छंद समझाऊंगी और सरल ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। छंद। छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना यानी खुश करना। यह आह्लादित करना यानी खुश करना कैसे? वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के माध्यम से यह सब होगा। कैसे होगा आगे वीडियो में जानेंगे। छंद की परिभाषा है यति गति तुक चरण मात्रा से नियोजित यानी बंधी हुई रचना को छंद कहा जाता है। यह तो हुई छंद की परिभाषा। छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि छंद के प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं, इसीलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला है छंद को वेद का पैर भी कहा गया है। छंद का पहला प्रमाण ऋग्वेद में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए इन सबको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। छंद के भेद। छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। इनमें से मात्रिक छंद जो है यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला है छंद के अंग कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? चरण यानी पद, मात्रा, क्रम, गण, गति, यति और तुक। तो ये हुए छंद के अंग। जब आपसे छंद के अंग पूछा जाए तो 7 टिक करिएगा और जब आपसे छंद के भेद पूछा जाए तो 3 टिक करिएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यति। यति यानी विराम, रुकना। ये विराम और रुकना क्या है? छंद को पढ़ते समय हम जहाँ रुकते हैं वही यति कहलाता है। रुकना क्यों? रुकते इसलिए हैं क्योंकि जो पंक्ति है उसका अच्छे से अर्थ स्पष्ट हो और उसमें अच्छे से लय बन सके, तो इसलिए यति का महत्वपूर्ण योगदान है छंद को पढ़ने में। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक रहे हैं ना क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है, तो यही है यति। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। यहाँ बिहारी पर भी थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो ये है यति, यानी एक यति यहाँ पर हुई, एक यति बिहारी पर हुई। दीन दयाल विरद संभारी, यहाँ भी थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो एक यति यहाँ पर हुई। हरहु नाथ मम संकट भारी, तो एक यति यहाँ पर हुई। यानी जब भी हम कोई पंक्ति पढ़ते हैं उसमें हम जब रुकते हैं यानी उसका अच्छे से अर्थ स्पष्ट हो, अच्छे से लय बनाने के लिए जब रुकते हैं तो वही यति कहलाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला है गति। गति का मतलब क्या होता है? लय या प्रवाह। देखिए कैसे प्रत्येक छंद को पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, यानी गति इसलिए ज़रूरी है कि हम जिन भी छंद को पढ़ रहे हैं वह कैसे पढ़ा जाएगा, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे देखिए इसी पंक्ति में देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये तो हमने ऐसे मतलब आसान तरीके से पढ़ दिया। अब जब इसे अच्छे से लय और प्रवाह के साथ यानी थोड़ा सा गाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो इस पंक्ति को हमने इस लय के साथ पढ़ा,
अगर कोई दूसरी पंक्ति होती तो उसे दूसरे लय के साथ पढ़ते या दूसरे प्रवाह के साथ पढ़ते, तो यही है गति। यानी जब छंद को हम अपने अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो वही गति कहलाती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला है तुक। तुक के लिए ट्रिक क्या है देखिए, जब दो शब्द बोलने या सुनने में एक जैसे लगते हैं तो वही तुक कहलाते हैं। कैसे देखिए, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी के रंग। तो यहाँ पर तुक क्या है, ये अंग तुक है और ये रंग तुक है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब पंक्ति में आएगा तभी तुक होगा। हम ऐसे लिख देंगे देखिए, जैसे राम, काम, दाम, इस प्रकार हमने लिख दिया तो ये तुक नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है, यह तुक नहीं कहलाएगा अगर हम ऐसे कुछ भी लिख देंगे। यदि दो पंक्ति का छंद है तो पहली पंक्ति का अंतिम शब्द जब दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द के साथ बोलने सुनने में एक जैसा लगता है तो उसे ही तुक कह सकते हैं। ये जो मैंने अभी शब्द लिखे राम, काम, दाम, ये तुक नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब पंक्ति में आएगा तभी तुक कहलाएगा। अगला है, देखिए अगला क्या है, गण है। अब गण क्या है, गण के लिए ट्रिक है समूह, यानी समूह को ही गण कहते हैं। यह 3 वर्णों का समूह होता है। इसमें 3 वर्ण ही होते हैं, ना अधिक होते हैं ना कम होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ध्यान रखिएगा, यह पूछ लिया जाता है कि गण की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। अब ये 8 संख्या कौन सी है, इसके लिए आपको यह लाइन याद करनी होगी। ये क्या है, यमाता राजभान सलगा, यानी यह जो 8 गण हैं उसी का यह ट्रिक है या सूत्र है, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि यह पिंगल ऋषि ने खुद ही यह लाइन बताई है तो इसे आप सूत्र ही समझिए अपने छंद शास्त्र में। तो क्या है, यमाता राजभान सलगा। अब इसमें 8 गण कौन से हैं, एक है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, यानी यहाँ तक हो गया, सा तक होता है 8 गण। तो यही 8 गण हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये लाइन आप याद कर लीजिए, आपको गण अच्छे से याद हो जाएंगे। जब हमें गण गिनना भी होता है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया ना, 3 वर्णों का समूह होता है तो इसमें 3 ही वर्ण होते हैं, ना अधिक ना कम। तो जब आपसे यगण पूछा जाए तो आप उसे कैसे गिनेंगे, देखिए मैं एक बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर यमाता लिखा है, यमाता लिखा है तो यगण पूछा गया है तो या की एक मात्रा होगी। यगण पूछा गया है ना, तो या की एक मात्रा होगी और माँ की 2 मात्रा होगी, ता की भी 2 मात्रा होगी। यानी जब हमसे यगण पूछा गया है तो उसकी मात्रा पूछी जाएगी, तो इस तरह हम लिख देंगे ये मात्रा होती है। अभी आपको, मुझे पता है मात्रा कम समझ में आ रही होगी, अभी आगे आपको मैं बताऊंगी तो ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे मात्रा की गणना कैसे की जाती है। देखिए, एक मात्रा के लिए लघु वर्ण आएगा और लघु वर्ण जो रहेगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ये आई के हिसाब से लिखेंगे और इसे खड़ी पाई बोला जाता है। छंद में फ्रेंड्स इसी तरह मात्रा गिनी जाती है। जब 2 मात्रा रहेगी तो वह गुरु वर्ण होगा और उसके लिए वर्तुल पाई होगी, तो इसे ऐसे इस वाले चिन्ह से लिखेंगे। फ्रेंड्स ये चिन्ह भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अब ये लघु वर्ण कौन से हैं और गुरु वर्ण कौन से हैं, देखिए जो मूल स्वर होता है वही लघु वर्ण के अंतर्गत आता है। आ, ई, उ, री, यानी जो छोटा स्वर होगा वही होगा। ये इसकी मात्रा 1 होती है। और दीर्घ स्वर है, इसमें सभी बड़े वाले स्वर आते हैं तो इसकी मात्रा 2 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इसमें अनुस्वार और विसर्ग भी आता है, जहाँ पर भी ये आएंगे इन सब की 2 मात्रा हो जाएगी, यानी इसे हम यस से डिनोट करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको चिन्ह बताए यह इम्पॉर्टेंट है और छंद को जब गिना जाता है तो इसी तरीके से गिना जाता है। यानी जहाँ पर खड़ी पाई रहेगी वह 1 मात्रा होगी, जहाँ पर वर्तुल पाई यानी यस रहेगा वह 2 मात्रा होगी। चलिए अब और आगे जानते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था ना कि मात्रिक छंद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इन्हीं मात्रिक छंद के बारे में जानेंगे। मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। चलिए अब इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सममात्रिक छंद के लिए ट्रिक है, देखिए फ्रेंड्स ट्रिक याद कर लीजिए।
इससे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं वो छंद कवर हो जाएंगे आपके। ट्रिक क्या है? हरि की समा रोई चौ। बस आप इतना 5 वर्ड याद कर लीजिए। अब इनका मतलब क्या है देखिए। हरि से हुआ हरि गीतिका और गीतिका, यानी यहाँ पर जिसमें गीतिका है वह दोनों आ जाएगा, हरि गीतिका भी आ जाएगा और गीतिका भी आ जाएगा। की का कोई मतलब नहीं हुआ। और समा का मतलब हुआ सममात्रिक छंद, यानी यह ट्रिक ऐसी है जिसमें आपको यह नहीं याद करना होगा कि ये कौन सा छंद है, इसमें खुद ही लिखा है समा तो सममात्रिक छंद। और रो का मतलब हुआ रोला और चौ का मतलब हुआ चौपाई। चौपाई की कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मात्रा भी पूछी जाती हैं। रोला की कितनी होती है? 24 होती है। हरि गीतिका की कितनी होती है? 28 होती है। और गीतिका की कितनी होती है? 26 होती हैं। फ्रेंड्स, आप यह चारों छंद याद कर लीजिए, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और छंद तो बहुत सारे हैं, उतना याद करना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब इन्हें थोड़ा विस्तार से जानते हैं। चौपाई छंद। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए चौपाई लिखा है ना, चौपाई कैसे लिखा है ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको ऊपर मात्रा की गणना करना बताया, तो ये जो चौपाई है ये बड़ा है तो यहाँ पर यानी 2 वाली मात्रा यस हो जाएगा। पा भी बड़ा है तो यहाँ भी यस हो जाएगा। ई भी बड़ा है तो यहाँ भी यस हो जाएगा। यानी ये कितना हुआ? 6 मात्रा हुई। तो 6 मात्रा का जो है कोई छंद नहीं होता, तो इसके आगे हम 1 लिखकर 16 बना सकते हैं, यानी चौपाई में 16 मात्राएं हुई। तो इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं। और इसमें 4 चरण हैं, इसके लिए ट्रिक देखिए। चौ का मतलब हुआ 4 और पाई का मतलब हुआ पैर, पैर का मतलब हुआ चरण। तो आप इस प्रकार भी याद रखिए कि चौपाई में 4 चरण होते हैं, क्योंकि कई छंद जो है उनमें 6 चरण भी होते हैं, तो कभी कभी चरण भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अब इसमें हम जो है ये वर्ण कैसे गिनेंगे, यानी इसकी मात्रा कैसे पता लगाएंगे कि इसमें 16 मात्रा है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पर अनुस्वार होगा वहाँ पर 2 मात्रा होगी, तो ये यस लिखा है तो 2 मात्रा हो गई। और दा अकेले है, छोटा है तो इसकी 1 मात्रा होगी। ऊ भी छोटा है तो इसकी भी 1 मात्रा होगी। और ये जो गा है इसमें छोटा ऊ लगा है ना, तो इसकी भी 1 मात्रा होगी। रा में भी छोटा हुआ है तो इसकी भी 1 मात्रा होगी। पा छोटा है तो इसकी भी 1 मात्रा होगी। दा भी छोटा है, इसकी भी 1 मात्रा होगी। फिर पा छोटा है, इसकी भी 1 मात्रा होगी। फिर दा में छोटा ऊ लगा है तो इसकी भी 1 मात्रा होगी। और माँ छोटा है तो इसकी भी 1 मात्रा होगी। और पा भी छोटा है तो इसकी भी 1 मात्रा होगी। रा बड़ा है तो इसकी 2 मात्रा होगी, तो यहाँ पर यस आएगा। गा बड़ा है, इसकी भी 2 मात्रा होगी, तो यहाँ भी यस आएगा। इस प्रकार इसमें 16 मात्राएं हुई। अब गिनकर देख लीजिए, 2 ये हो गया और ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर ये 2 हो गया, तो 12 2 14, फिर ये 2 हो गया तो 16 हो गया। इस वाली लाइन में 16 मात्राएं। तो इसी तरह इन तीनों में भी 16 मात्राएं होंगी, आप लोग गिन लीजिएगा। अगला है अर्ध सममात्रिक छंद। इसकी ट्रिक है असम में 200 बार उल्लू देखा। असम का मतलब हुआ अर्ध सममात्रिक छंद, 2 का मतलब हुआ दोहा और 100 का मतलब हुआ सोठा, बार का मतलब हुआ बरवे, उल्लू का मतलब हुआ उल्लाला। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अर्ध सममात्रिक छंद को अच्छे से याद रख सकते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-11 मात्राएं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो छंद होता है इसमें मात्राएं ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, यानी आपको मात्राएं याद रहेंगी किस छंद में कितनी मात्रा है, तो आप छंद को अच्छे से पहचान लेंगे और आपको मात्रा गिनना आना चाहिए। बस एग्जाम्पल कोई भी रहेगा तो आप अच्छे से पहचान लेंगे। सोठा, इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं और यह दोहा का उल्टा है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि दोहा का उल्टा कौन सा है, तो सोठा है। और बरवे में 12-7 मात्राएं रहती हैं।
अब आप सोच रहे होंगे ये 12/7 कैसे। जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है ना, अर्धसममात्रिक छंद, तो इसमें दो दो मतलब अक्षर क्यों लिखे हैं मात्रा के लिए, 12/7 क्यों लिखा है। जो पहला चरण और तीसरा चरण होगा उसकी मात्रा कितनी होगी, 12 होगी, और जो दूसरा और चौथा चरण होगा उसकी मात्रा कितनी होगी, 7 होगी। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अभी तक जो मात्रिक छंद पढ़ा था यानी सममात्रिक छंद जो पढ़ा था उसमें चारों चरण में मात्राएं बराबर थी। जैसे चौपाई छंद में 16 मात्रा थी ना, तो उसमें चारों चरण में 16-16 मात्राएं थी। और यहाँ पर है पहले और तीसरे चरण में कुछ अलग मात्रा रहेगी, दूसरे और चौथे चरण में कुछ अलग मात्रा रहेगी। इसी तरह उल्लाला में 15-13 पर होती है यति। इस प्रकार फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। अगला है दोहा। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं तथा पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया वही इसकी परिभाषा है। अर्धसममात्रिक में इस तरह रहता है, सममात्रिक में चारों चरण में बराबर मात्राएं रहती हैं, बस इतना ही दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीमन में देखिए 13 मात्राएं हैं, कौन कौन सी गिनिए, 1 2 3 4, और ये पा बड़ा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 2 6, फिर नी बड़ा है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 6 2 8, फिर रा बड़ा है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 8 हुआ था, 8 2 10, और खा छोटा है तो यहाँ 1 ही रहेगा, 11, और फिर ये ए आया है तो ये बड़े में आता है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 13 मात्राएं कुल हो गई। और इसमें देखिए बिन पानी सब सून में बा छोटा है तो यहाँ 1 मात्रा, ना में भी 1 मात्रा, पा बड़ा है तो यहाँ 2 मात्रा, 4 हो गया, नी बड़ा है यहाँ फिर 2 मात्रा, 6 हो गया, फिर सब में छोटा है तो फिर 7 8 हो गया, फिर सू बड़ा है तो 9 10 हो गया, और ना छोटा है तो 11। 13-11 पर यहाँ पर यति है, यानी यहाँ पर रुकना है 13-11 पर। इस प्रकार छंद को हम अच्छे से पहचान सकते हैं, बस हमें मात्रा गिनना आना चाहिए और यह याद रहे कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं आती हैं। अगली लाइन आप लोग खुद गिनकर देखिएगा। अगला है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद की ट्रिक है विष कुंड में छप। विषम मात्रिक छंद सिर्फ 2 ही हैं, कौन कौन से। विष का मतलब हुआ विषम मात्रिक छंद, कुंड का मतलब हुआ कुंडलिया, छप का मतलब हुआ छप्पय, यानी यही 2 छंद हैं विषम मात्रिक। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि विषम मात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। और कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं या छप्पय छंद में कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। आगे है देखिए कुंडलिया में कौन कौन सा जो छंद है मिलकर बनता है कुंडलिया, उसमें दोहा और रोला। दोहा के 2 चरण होते हैं, रोला के 4 चरण होते हैं, मिलकर 6 चरण बनता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसे कैसे याद रख सकते हैं, कूदो रोज। कूदो रोज के हिसाब से हम इसे याद रख सकते हैं। कू से हो गया कुंडलिया, दो से हो गया दोहा, रो से हो गया रोला। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। दोहा के 2 चरण होंगे और रोला के 4 चरण होंगे, तो कुल मिलाकर 6 चरण हो जाएंगे। छप्पय, छप्पय की ट्रिक है रोऊ छपा छप। तो छपा छप से हो गया छप्पय, और रो से हो गया रोला, ऊ से हो गया उल्लाला। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। इसमें रोला के 4 चरण होते हैं और उल्लाला के 2 चरण होते हैं, मिलाकर 6 चरण हो जाते हैं, तो छप्पय छंद बनता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से मिलकर बना है और कितने चरण होते हैं, यही सब इनमें पूछा जाता है। और जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको सममात्रिक छंद और अर्धसममात्रिक छंद, तो उसमें ज़्यादातर मात्राएं पूछी जाती हैं और कभी कभी एग्जाम्पल देकर भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का उल्टा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।